करने के लिए आप अपना यहाँ पे हैंड रेज कर सकते हो. यू कैन रेज योर हैंड टू आंसर द क्वेश्चन जो मैं आपसे भी यहाँ पे पूछने वाला हूँ. तो चलिए मैं आपके साथ यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ. लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर एंड लेट्स हैव अ लुक. यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा क्वेश्चन के अंदर. सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट. ये क्वेश्चन नहीं, मैं आपसे चाहूंगा कि आप पहले इसको आप यहाँ पे पढ़िए आराम से. इसको आप यहाँ पे पढ़िए एंड देन अब अज्यूम कर लो कि आप है डॉक्टर. अज्यूम कर लो हो गया आपका एमबीबीएस, आप डॉक्टर बन चुके हो. एंड अब आपके पास में कोई केस आ रहा है और केस के सिम्टम्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. आपको सिम्टम यहाँ पे पढ़ना है और अपना हैंड रेज करना है एंड देन यू हैव टू टेल मी कि क्या हो रहा है उस पेशेंट के साथ. ठीक है, तो केस को देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए. रिपोर्ट आपके सामने, रिपोर्ट में सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई है यहाँ पे. सो साक्षी नायक, क्या लग रहा है आपको इस पेशेंट को क्या हुआ होगा? निमोनिया. ठीक है, साक्षी नायक यहाँ पे कह रही कि इनको हुआ होगा आपका यहाँ पे निमोनिया. ठीक है बेटा, आपको लग रहा है निमोनिया हुआ है. ठीक है, हम बाकी डॉक्टर से भी पूछ लेते हैं. सलम, आपको क्या लग रहा है? सर निमोनिया. सलम को निमोनिया लग रहा है. ठीक है सलम, एक काम करो, मुझे उन बैक्टीरिया के नाम बता दो जो निमोनिया कॉज कर सकते हैं. साक्षी आप बता दो, तब तक आप बता दो. अरे भूल गए आप लोग. पलक, आप बताना चाहोगे? यस सर. बताइए. हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिस. Very good, very good. So Haemophilus influenza and Streptococcus pneumoniae. So are going to be the two bacterias जो आपका निमोनिया कॉज कर सकते हैं. Streptococcus pneumoniae. सर स्पेलिंग क्या लिखी है? INFLUENZAE. इन्फ्लुएंजा. एच का मतलब पूरा हीमोफिलस नहीं लिखा हुआ, लाइक जीनस का सिर्फ एच लिखा हुआ है यहाँ पे, और स्ट्रिप्टोकोकस का सिर्फ एस लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. ये जो हमने कल किया था बेटा, ये हमने कल देखा था. दीज आर द टू बैक्टीरिया व्हिच कॉजेज द निमोनिया. अब मुझे ये बताइए, क्या इन बैक्टीरिया के अलावा कोई और आपका निमोनिया कॉज कर सकता है आपको? यस सर. बिल्कुल, आपका निमोनिया और भी कोई कॉज कर सकता है. यू कैन हैव योर फंगाई, वायरस भी आपको निमोनिया कॉज कर सकते हैं. यू कैन फाइंड दैट हैपनिंग इन द निमोनिया. ठीक है, तो याद रखना निमोनिया के अंदर जो सबसे कॉमन ट्रेट आपको मिलता है यहाँ पे, वो मिलता है आपका फ्लूइड एंड डेड WC एक्यूमुलेशन इन द एलुलाई. ये आपको एलुलाई के अंदर होते आपको मिलेगा यहाँ पे. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप हैंड रेस करके आंसर दीजिएगा कि क्या निमोनिया सब लोगों को हो सकता है या कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जिनको निमोनिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? प्लीज रेज योर हैंड एंड देन ट्राई टू टेल मी द आंसर. ठीक है, बताइए सोहिन, क्या है आपका आंसर? सर जिनमें कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम होता है. बिल्कुल सही सोहिन, जिनके अंदर आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है. इसका मतलब यहाँ पे है कि उनका इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो उनमें के अंदर निमोनिया होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहेंगे. तो सोहिन आप बता सकते हो ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं जिनके अंदर निमोनिया होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं? जैसे कि आपके यंग इंडिविजुअल्स, एकदम यंग इन्फेंट्स जो आपके होते हैं, उनके अंदर आपको निमोनिया हो सकता है, या फिर बहुत जो ओल्ड पीपल हो उनके अंदर आपके निमोनिया होते हुए आपको मिल सकता है. या अगर कोई मिडिल एज का हो लेकिन उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो उसके अंदर भी निमोनिया आपका होते हुए मिल सकता है. बिल्कुल सही आंसर था बेटा आपका यहाँ पे. सो दैट इज गोइंग टू बी ट्रू थिंग. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट द निमोनिया. ये किन लोगों के अंदर हो सकता है वो आपको हमेशा इसके अंदर याद रखना है. दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, तो अगर किसी को निमोनिया हुआ होगा तो उसकी ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं आप? सोच के बताइए थोड़ा सा सब लोग. डॉक्टर साहब बताइए, क्या ट्रीटमेंट आप कर सकते हो अगर यहाँ पे मेरा अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि एक पेशेंट को निमोनिया हुआ है और आपको पता चल गया कि वो निमोनिया होने का रीजन आपके यहाँ पे बैक्टीरिया है. निमोनिया होने का रीजन आपके यहाँ पे बैक्टीरिया है, तो आप उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? बताइए अगेन सोहिन, आपने हैंड रेस किया हुआ, बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर एंटीबायोटिक्स. ठीक है, अंशिका आपको क्या लग रहा है? अंशिका एंटीबायोटिक्स आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही. एंटीबायोटिक्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो जिनके थ्रू आप बेसिकली ट्रीटमेंट आप अपने यहाँ पे कर सकते हो. तो यस, ये कंडीशन जो आपकी है ये आपकी निमोनिया की, जो आप लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ली. चलिए अब काफी लोग, सारे लोग रेडी हो जाइए दूसरे कंडीशन के लिए. दूसरा केस आपके सामने आ रहा है, सो प्लीज पे अटेंशन एंड देन लाइक टेल मी द आंसर. प्लीज रेज योर हैंड बिफोर टेलिंग द आंसर. तो दूसरी कंडीशन है मेरी यहाँ पे, केस स्टडी मेरा 2 है यहाँ पे, जहां पे आप देख सकते हो दो मैंने यहाँ पे चीजें यहाँ पे लिख के रखी हुई है. Fibrous tissue formation in the lungs and symptoms seen after 10 to 15 years.
ये सिम्टम्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आपकी कंडीशन है यहाँ पे। टेक योर टाइम, टेक योर 30 सेकेंड्स एंड थिंक कि ये कौन सी डिजीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ऑलराइट, कुछ लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज किया हुआ है। ओके, मुस्कान आप बताना चाहेंगे कुछ इस बारे में? यस सर। कौन सी सर कंडीशन? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं ये। बिल्कुल सही, ये है मेरे यहाँ पे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मुझे यहाँ पे देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया मुस्कान। अब मुझे पलक आप बताइए कि ये जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं, इनके दो नाम बताइए, दो डिजीज के नाम बताइए इसके अंदर जो आती हैं। नहीं बताएंगे आप? सो फिर कोई बात नहीं, सलम आप बताइए कौन से दो आते इसके अंदर, बोलो। सर सिलिकोस और एब्स्टोसिस। सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस एंड योर एस्बेस्टोसिस। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस आपकी आती है विच आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ माय ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। आपका फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन आपको मिलेगा इसके अंदर होते हुए, और सिम्टम्स आपको दिखते हैं 10 से 15 साल के बाद आपको सिम्टम। तो बेसिकली यहाँ पे आप क्रॉनिक एक्सपोजर के बाद आपको ये कंडीशन होते हुए आपको यहाँ पे मिल सकती है, राइट। अब आप मुझे बताइए ये जनरली कंडीशन कौन से एरिया में आपको होते हुए मिलेगी, शहर में, बाहर, या कौन से टाइप के काम करते समय आपको? इंडस्ट्रीज। माइनिंग इंडस्ट्री। बिल्कुल सही, माइनिंग इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो वो टाइम पे आपको ये कंडीशन आपको होते हुए मिल सकती है, एंड दैट इज नॉट लाइक गुड थिंग। सो याद रखना, इसलिए आप अपने वर्कर्स का ध्यान रखते हो, आप उनका रेगुलर चेकअप कराते हो, आप उन्हें प्रोटेक्टिव गेयर प्रोवाइड करते हो, और उनको ध्यान रखते हो कि वो रेगुलरली मतलब उनकी चेंज की जा सके उनकी साइट, उन्हें एक एक जगह पे ज्यादा लंबे टाइम के लिए काम ना करना पड़े। तो ऐसा आप उनका ध्यान यहाँ पे रख सकते हो। तो यस, दिस इज एग्जांपल ऑफ माय ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, बिल्कुल सही है, बढ़िया। नाउ सो केस नंबर 3 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, सिम्टम आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, पढ़िए सिम्टम को एंड प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। प्रिया बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर अस्थमा। ठीक है, मैं एक और डॉक्टर से लेना चाहूंगा सलाह, सेकंड थॉट। दीक्षा आपको क्या लग रहा है? अस्थमा। ऑलराइट, ठीक है। सो दीक्षा आप बता दीजिए मुझे यहाँ पे कि यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली अस्थमा में, यहाँ पे एलर्जन जो है वो क्या करेगा? डॉक्टर साहब सोच रहे हैं। ये एक्सेस ऑफ म्यूकस के कारण होता है। हाँ ठीक है, सो याद रखना एलर्जन जब आता है तो आपका यहाँ पे हिस्टामाइन आपका रिलीज किया जाएगा उसकी वजह से, और इसके वजह से क्या होगा, यू विल फाइंड देयर इज गोइंग टू बी अ एक्सेस ऑफ म्यूकस फॉर्मेशन व्हिच विल बी हैपनिंग। ठीक है, एक्सेस ऑफ म्यूकस आपका यहाँ पे बनते हुए आपको मिलेगा। इसके अलावा और क्या होता है यहाँ पे, कोई बताना चाहेगा? कौन बताएगा यहाँ पे? साक्षी आप बताना चाहोगे और क्या होता है? एक्सेस ऑफ म्यूकस तो आपका यहाँ पे बन रहा है, और क्या हो सकता है यहाँ पे? ठीक है प्रिया आप बता दो और क्या हो सकता है? सर मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। हाँ जी, राइट, बिल्कुल सही। तो स्मूथ मसल्स जो आपके यहाँ पे होती है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आपको होते मिलेगा। तो स्मूथ मसल्स के अंदर यू विल फाइंड कॉन्ट्रैक्शन होते हुए आपको यहाँ पे मिलता है। अब एक बात आप यहाँ पे याद रखिएगा, अगर ऐसा होता है तो इसके लिए हम कौन सी दवाई यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोग? ब्रोंकियोडायलेटर। राइट, ब्रोंकियोडायलेटर। बहुत सही, वी विल बी यूजिंग माय ब्रोंकियोडायलेटर हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब मुझे कोई बताएगा, कौन बताएगा मुझे ये बात? चलिए अंशिका आप बताइए, ब्रोंकोडायलेटर बेसिकली करता क्या है? ये आपके जब आप इसे यूज करते हो स्प्रे को, तो ये करता क्या आपके बॉडी के अंदर? अंशिका नहीं बताएंगी? ऑलराइट, सो इन दैट केस फिर प्रिया आप बताना चाहोगे क्या करेगा ये ब्रोंकोडायलेटर? सर ब्रोंकियोडायलेटर यूज करने से जो ट्रैकिया होता है वो ब्रॉडर हो जाता है, और फिर एयर जो इजीली फ्लो होती है। बहुत सही बेटा, बिल्कुल सही। आपका जो ब्रोंकोडायलेटर होगा वो आपके ट्राइकिया या ब्रोंकाई को आपका थोड़ा ब्रॉड कर देगा, तो आपका एयर फ्लो आपका वहां पे काफी स्मूथली, काफी आसानी से आपका वहां पे होने लगता है। तो ये बात आपको इसके अंदर याद रखती है, एंड दैट इज व्हाट इट इज बीन नोन फॉर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बेटा, ये कंडीशन मेरे यहाँ पे अस्थमा की है, और अस्थमा का अटैक जब आता है तो ये सब चीजें आपके लंग्स के अंदर होती है, एंड दैट इज व्हेन यू हैव टू यूज अ ब्रोंकोडायलेटर। याद रखना ये एलर्जन की वजह से होता है, और एलर्जन आपके क्या होता है जनरली? एलर्जन क्या होता है आपके एयर के अंदर? डस्ट पार्टिकल और पोलन ग्रेन्स। पार्टिकल एंड योर पोलन, बिल्कुल सही।
तो तीसरा केस भी आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, राइट, ठीक है, ओके। सिम्टम्स को ध्यान से देखिएगा, टेक योर टाइम, टेक योर 30 सेकेंड्स एंड देन ट्राई टू टेल मी द आंसर। देख लीजिए सिम्टम्स को आराम से। अरे बाकी लोग भी ट्राई करिए, बाकी लोग भी आंसर कर सकते हो, इतना कोई है नहीं खास इसके अंदर, डिफिकल्ट कुछ है नहीं इसके अंदर, बाकी लोग भी ट्राई करिए। फॉर एग्जाम्पल, अरे रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, हैंड रेस करना पड़ेगा। अच्छा मैं किसी और को करता हूँ। आरुषि आप बताना चाहोगे यहाँ पे क्या हो रहा है? आरुषि, आरुषि नहीं बताना चाहोगे? आरुषि ऐसा कैसे चलेगा बेटा? कशिश आप बताना चाहोगे? कशिश कौंडल, कशिश भी नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है चलिए, जिन्होंने हैंड रेस किया उनसे हम पूछते हैं फिर। शालिनी आप बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे? सर ब्रेथलेसनेस। हाँ ये सब तो हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स है आपके यहाँ पे। तो ये क्या लग रहा है आपको यहाँ पे, कौन सी डिजीज यहाँ पे लग रही है आपके हिसाब से? अच्छा शालिनी एक बात बताइए, आप कल की क्लास में थे क्या? नो सर। बता दीजिए बेटा क्यों नहीं थे? सर वो हम गांव गए हुए थे और 6:30 बजे हम घर पहुंचे हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। तो बेटा हाँ जी, और कौन, अच्छा काफी लोगों ने हैंड रेस किया। श्रीजल बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे, बताइए श्रीजल। सर एटीट्यूड सिकनेस। हाँ जी बिल्कुल सी बात है बेटा आपकी यहाँ पे, दिस इज माई एल्टीट्यूड सिकनेस। अब सलम बताइए क्या दोगे आप इसको ट्रीटमेंट? आपको मिल गया एक पेशेंट एल्टीट्यूड सिकनेस का, बताइए सलम क्या दोगे आप इसको ट्रीटमेंट, बोलिए। सर नहीं पता। डॉक्टर साहब आपने मना कर दिया सीधे ही मना कर दिया पेशेंट इतना दूर से आया था, आपने मना कर दिया? अरे बेटा ऐसे कैसे चलेगा। पलक आप बताइए क्या दे सकते हो आप ट्रीटमेंट? चलो ट्रीटमेंट तो आप क्या सजेस्ट कर सकते हो ऐसे पर्सन को जिसको एल्टीट्यूड सिकनेस मिल रही है? बताओ अब सलम, अब तो बता दो क्या उसे आप सजेस्ट करोगे? सर मतलब समझ ही नहीं आया तो। मतलब क्वेश्चन समझ नहीं आया या क्या समझ नहीं आ रहा, या पेशेंट की स्टोरी समझ नहीं आ रही? मैं ये कह रहा हूँ आपको कि सिम्टम्स है ये सब, ये लड़का या लड़की आपको पहाड़ पे मिले जिनके ये सारे सिम्टम्स है एंड दे आर सफरिंग विद द एल्टीट्यूड सिकनेस। ये कब होता है? व्हेन यू हैव अ लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, जब आपका लो ऑक्सीजन होगा आपके एटमॉस्फेयर में। तो आप क्या सजेस्ट करोगे इसे? कुछ सजेशन नहीं आ रहा, बताइए मुस्कान आप क्या करोगे सजेस्ट, बताइए चलिए। ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करना। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भैया ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते इतना हो रहा है तो ऑक्सीजन सप्लाई आप यहाँ पे कर सकते हो उसे, लाइक दैट इज समथिंग विच बीन डन जनरली। ऐसे लोगों को आप ऑक्सीजन सप्लाई करते हो, उनको लेटाते हो, आप उन्हें ऑक्सीजन देते हो ताकि उनका लाइक लेवल मेंटेन हो जाए ऑक्सीजन का एंड दे स्टार्ट फीलिंग बेटर ओवर देयर, राइट। इसके अलावा क्या आप लोग ऐसे पर्सन को बोलेंगे कि हाँ बेटा आगे जाओ और आगे जाओ और चढ़ के ऊपर जाओ, या आप प्रमोट करोगे या नहीं करोगे? नो सर। उनको लो रेगुलेशन। और हाइट पे नहीं, मत जा। हाँ बिल्कुल सी बात है, आप उसे प्रमोट नहीं करोगे, यू विल एक्चुअली आस्क देम टू डिसेंड। आप बोलोगे कि भैया आप नीचे आ जाओ या आप आगे मत बढ़ो। सो दैट इज समथिंग कैन बी डन। एल्टीट्यूड सिकनेस के अंदर याद रखना ये आपके लिए फेटल हो सकता है अगर इसका ध्यान नहीं दिया गया तो ये आपका केस नंबर 4। तो ऐसे करके आपने यहाँ पे 4 केस देख लिए एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि किस सिम्टम्स को देख के आप कौन सी बीमारी आपकी लग जाती है। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो चलिए अब वापस आते हैं और हमारा डिजीज हम यहाँ पे कवर करते हैं। लेट्स डू सम डिजीज, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करने। निमोनिया हमने कर लिया था, निमोनिया वाज द लास्ट कंडीशन व्हिच वी डिड। इसके बाद अगली चीज जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज माय ट्यूबरक्लोसिस। तो चलिए देखते हैं क्या होता है हमारे ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब भी आप बात करते हो ट्यूबरक्लोसिस की, जब भी आप बात करते हो ट्यूबर, जिसे हम शॉर्ट में हमारा टीबी बोलते हैं, तो आपको एक बात यहाँ पे याद रखना कि ये आपका कॉज करता है आपका यहाँ पे मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एक बैक्टीरिया आपका यहाँ पे होता है एंड दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मायोबैक्टीरियम tuberculosis. So that is the name of the bacteria. That is the name of the bacteria जो आपका tuberculosis cause करता है। अब tuberculosis में याद रखना इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है और इस कंडीशन के अंदर you will find your lungs are getting affected. So lungs are getting affected. So यहाँ पे भी आपका you can find like fibrous tissue formation आपको यहाँ पे मिल सकता है। You can have a fibrous tissue formation, यहाँ पे भी आपका हो सकता है inside the lungs.
तो याद रखना ये आपके डायरेक्टली लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, राइट, और आपका फाइब्रोस टिश्यू फॉर्मेशन आपका लंग्स के अंदर आपके यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ये आपका हो रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, याद रखना इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको जनरली होता कैसा है, एयर में ये बैक्टीरिया होते हैं या एक पर्सन से दूसरे पर्सन के थ्रू ये बैक्टीरिया आपके ट्रांसफर किए जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया। सो इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जैसे आपका ये होता है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको तब होगा जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आओगे। तो अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हो तो वहां से ये बैक्टीरिया आपके हवा के थ्रू आपके बॉडी के अंदर, आपके लंग्स के अंदर आपके यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर। नाउ इसके बाद जो अगली चीज आप यहाँ पे याद रखोगे, द नेक्स्ट थिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस होता है तो उसके कई सारे सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स आपको यहाँ पे काफी ज्यादा आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, लाइक यू कैन हैव योर ओवरनाइट फीवर, रात को फीवर आना, सुबह तक ठीक फील करना लेकिन रात को फीवर आना। देन आपका हो सकता है आपका बॉडी पेन, यू कैन हैव योर बॉडी पेन, और आई वुड से फटीग, थकान महसूस करना इज अ वेरी कॉमन थिंग, राइट। देन यू कैन फाइंड समथिंग लाइक योर हेडेक, ये भी आपको काफी कॉमनली मिलता है देखने के लिए आपके ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। आपका वेट लॉस एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस होता है देन जनरली वेट लॉस इज अ वेरी कॉमन थिंग। सो वेट लॉस हो जाता है पेशेंट का, राइट। तो ये सारे इवेंट्स आपके बॉडी के अंदर होते हैं, तो सिम्टम्स आपको यहाँ पे कई सारे दिख जाएंगे। खांसी होना, कॉफिंग इज अ वेरी कॉमन थिंग, सो कॉफिंग सबसे कॉमन, खांसी आना। जनरली अगर आपको सर्दी खांसी होती है तो आपको 1-2 हफ्ते के लिए रहती है, उससे ज्यादा नहीं रहती, बट अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस है तो वो खांसी आपको काफी लंबे टाइम के लिए रहेगी। इट विल बी देयर फॉर लाइक 3, 4, 5 वीक्स तक आपको खांसी अगर हो रही है देन दैट्स नॉट अ गुड थिंग, देन आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो यार ट्यूबरक्लोसिस इज अ इन्फेक्शन जो आपके बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, और बैक्टीरिया से होने के बाद आपके ये सारे सिम्टम्स आपको मिलेंगे उसके अंदर देखने के लिए। अब आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट होता है वो काफी लंबा होता है। सो इसका ट्रीटमेंट जनरली लास्ट करेगा आपका 6 से 9 महीने का। सो जब आप जाते हो डॉक्टर के पास ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, तो वो जो आपको डोज देगा वो आपका डोज चलेगा आपका 6 to 9 मंथ्स के लिए। याद रखना 6 to 9 मंथ्स के लिए आपका यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट दिया जाता है आपको एंटीबायोटिक्स का। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, दिस वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि आप जब ये ट्रीटमेंट ले रहे हो, अगर आप अपनी दवाई लेना मिस कर देते हो, समझो आपने 2-3 दिन अगर आपने दवाई नहीं ली, तो हो सकता है कि अब बैक्टीरिया वो दवाई को लेकर रेजिस्टेंट बन जाए, आपका बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक को लेकर रेजिस्टेंट बन जाए, और उसके बाद आपको दवाई लेने के बावजूद बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी। इसलिए जब आप ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट चालू करते हो तो डॉक्टर आपका काफी स्ट्रिक्टली आपको बता देगा कि आपको ये दवाइयां बीच में मिस नहीं करनी। अगर आप मिस करते हो तो हो सकता है कि बैक्टीरिया आपका स्ट्रांग बन जाए ज्यादा, और क्योंकि आपने दवाइयां मिस कर दी तो इट विल बिकम रेजिस्टेंट टू द मेडिसिन, एंड देन उसके बाद दिक्कत ये आती है कि उसे खत्म करने के लिए आपको और हेवियर डोज लेना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप टीबी का जो कोर्स होता है वो बिना मिस करे 6 से 9 महीने के लिए आपको कवर करना चाहिए। वंस यू डू दैट देन उसके बाद डॉक्टर जनरली आपका एक्सरे कराएगा। एक्सरे में उसे आइडिया लग जाता है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कितना या कितना नहीं, उसे आइडिया लग जाता है वहां पे, एंड देन ही विल टेल यू कि आपको स्टॉप कर देनी चाहिए दवाई लेना। तो याद रखना इट्स अ वेरी वाइटल कंडीशन, इट्स अ वेरी याद रखना आज की डेट में तो चलो इतना बिकॉज यू हैव एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इतना दिक्कत नहीं आता, बट काफी जगहों पे ट्यूबरक्लोसिस डेथ का रीजन बन जाता है। अगर इसको ट्रीट नहीं करते देन यस देयर इज अ वेरी लाइकली चांस कि ये फेटल कंडीशन बन सकती है और उस पेशेंट की वहां पे डेथ हो सकती है। तो ये बात आपको क्लियरली यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। सो प्लीज रिमेंबर व्हाट इज माय ट्यूबरक्लोसिस, होता किससे है, बैक्टीरिया में फाइब्रोस टिश्यू आपके यहाँ पे बनेगा, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया। लंग्स में आपका फाइब्रोस टिश्यू आपका बनेगा यहाँ पे, और ये आपके कुछ जनरल सिम्टम्स है जो आपको देखने के लिए मिल जाता है। याद रखना ट्रीटमेंट आपके यहाँ पे काफी लंबी चलती है, सो यू हैव अ ट्रीटमेंट विच लास्ट फॉर माय 6 to 9 मंथ्स। सो ट्रीटमेंट आपके यहाँ पे काफी अच्छी खासी लंबी चल जानी है। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो बेसिकली अगर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके यहाँ पे, तो समझ जाना यहाँ पे भी हम हमारा यहाँ पे एंटीबायोटिक्स से यूज करेंगे, यहाँ पे भी इसको मारने के लिए हम यहाँ पे एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Mycobacterium tuberculosis infect the lungs and the pleurae
फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन, गैशियस एक्सचेंज डज नॉट अकर। तो फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल सकता है, गैशियस आपके यहाँ पे होगा नहीं। सिम्टम्स इंक्लूड योर फटीग, वेट लॉस, लो ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट रात को पसीने आना, कफ एंड चेस्ट पेन। तो ये सारे सिम्टम्स आपके होते हैं आपके यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस के। और याद रखना जो मैंने आपको बताया था, ट्रीटमेंट आपका चलता है 6 to 9 months के लिए। सो द ट्रीटमेंट will last for 6 to 9 months. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो दैट इज वन थिंग यू विल फाइंड इन टर्म्स ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंडीशन। सो अगली कंडीशन आपके यहाँ पे जो है दैट इज योर कॉमन कोल्ड। सबसे सिंपल, सबसे कॉमन चीज जो हम सबको कभी ना कभी होती रहती है, कई बार साल में 4-4 बार आपको हो जाती है, दैट इज माय कॉमन कोल्ड। तो देखते हैं कॉमन कोल्ड में आप यहाँ पे क्या होता है। तो पहली बात आप यहाँ पे याद रखना कि जब आपको कॉमन कोल्ड होता है तो ये आपके लंग्स को अफेक्ट नहीं कर रहा, इट इज ओनली अफेक्टिंग द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये आपका सिर्फ अफेक्ट करेगा आपके यहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। इट इज ओनली गोइंग टू अफेक्ट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसी पोर्शन में आपको यहाँ पे तकलीफ होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगी, या इसी मोशन में आपको यहाँ पे लाइक इन्फेक्शन आपके यहाँ पे पहुंचता है। आपका याद रखना है कि यहाँ पे कॉमन कोल्ड का इम्पैक्ट लंग्स तक कभी नहीं होता। यू डोंट हैव इम्पैक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड इनटू द लंग्स। एक और बात आप यहाँ पे याद रखना कि जब हम कॉमन कोल्ड की बात करते हैं तो ये कॉज करने के लिए जो आपका वायरस होता है उसका नाम यहाँ पे आपका होता है राइनो वायरस। दिस वायरस इज कॉल्ड एज माय राइनो वायरस। तो याद रखना जो वायरस आपका कॉज करता है कॉमन कोल्ड, उस ग्रुप ऑफ वायरस को हम बोलते हैं यहाँ पे राइनो वायरस, एंड दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड। एक और बात आप यहाँ पे याद रखना कि अगर आपको कॉमन कोल्ड होता है राइनो वायरस की वजह से, तो ये एक वायरस नहीं होते, लाइक इनके कई सारे स्ट्रेन्स होते हैं। सो यू हैव मोर देन 100 टाइप्स ऑफ राइनो वायरसेस। यू हैव मोर देन 100 टाइप्स ऑफ rhinoviruses. तो राइनोवायरसेस के टाइप्स आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे मिल जाएंगे, काफी अलग अलग टाइप के आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अब आप एक बात यहाँ पे याद रखिए, कभी आप नोटिस करिएगा अगर आपको कभी होता है ट्यूबरक्लोसिस, अगर आपको या मुझे किसी को भी अगर ट्यूबरक्लोसिस होता है तो आपको वापस वो नहीं होगा, इट वोंट हैपन अगेन इन द लाइफ। तो अगर आपको एक किसी लड़के को या किसी पेशेंट को 15 साल की उम्र में अगर ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, देन उसके बाद जब वो ट्रीटमेंट ले लेगा वो ठीक हो जाएगा, उसके 10 साल बाद 15 साल बाद उसे वापस से ट्यूबरक्लोसिस कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके बैक्टीरिया को आपके मेमोरी सेल्स ने उसे पहचान लिया है, आपके इम्यून सेल्स ने उस बैक्टीरिया को पहचान लिया है, और जब वो बैक्टीरिया वापस अगर एंटर करता भी है तो आपके इम्यून सेल्स फटाफट भाग के आएंगे और उसे वहां के वहां पे खत्म कर देंगे। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि ट्यूबरक्लोसिस के अंदर या कोई भी अगर ऐसा इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल, तो आपकी बॉडी उसे याद रख लेती है। आप कभी नोटिस करना, अगर आपको कभी बच्चे में टाइफाइड हुआ था तो वापस आपको टाइफाइड नहीं होगा, अगर आपको कोई बच्चे में मलेरिया हुआ था तो आपको वापस मलेरिया नहीं होगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके इम्यून सेल्स उस बीमारी को याद रख लेते हैं, उस बीमारी को, स्पेशली उस पैथोजन को जो इसने बीमारी कॉज किया था उसे वो लोग याद रख लेते हैं। एक बार उन्होंने उसे याद रख लिया, देन क्या होगा, अगर वो वापस से बैक्टीरिया आया तो कुछ ही मिनटों के अंदर आपके इम्यून सेल्स जाएंगे और उसे खत्म कर देंगे। तो इसलिए ये बीमारी आपको सिर्फ एक ही बार होती है। अनलेस आपका इम्यून सिस्टम काफी वीक हो तो आपको ये हो सकता है, बट जनरली आपको ये होते हुए आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं कॉमन कोल्ड के बारे में, तो ये तो आपको साल में 4-4 बार हो रहा है, ये तो आपको साल में 4-4 बार हो रहा है ना। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये चीज आपको साल में 4-4 बार या 3-3 बार आपको क्यों होती है? ये भी लाइफ में एक ही बार होनी चाहिए थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमेशा जब आपको कॉमन कोल्ड होता है कोई नया वायरस आपके बॉडी में आया होता है। जब भी आपको कॉमन कोल्ड होगा तो समझो एक वायरस है मेरे यहाँ पे, लेट्स से एक मेरा वायरस यहाँ पे जिसका नाम है राइनो वायरस F3। अगर ये मेरा ऐसे रैंडम नाम में इसे दे रहा हूँ, अगर ये आपके बॉडी के अंदर आया है, ये अगर आपके बॉडी के अंदर आया है तो हो सकता है बेटा कि आज से 2 महीने बाद जो अंदर आ रहा है वो कोई और होगा। जो 2 महीने बाद आपके बॉडी के अंदर वापस कोई तो भी अगर वायरस आपका आ रहा है कॉमन कोल्ड का, वो कोई और होगा। सो इस बार कोई और आ रहा है RHF91, राइट। तो इसलिए आपकी बॉडी उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट नहीं कर पाती। हमेशा बॉडी के लिए कोई नया वायरस आ रहा होता है आपके नोज के अंदर, नेजल पैसेज के अंदर,
एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी बॉडी उसको लाइक काउंटर नहीं कर पाती। तो याद रखना। बस अच्छी बात यह है कि अगर आपको सर्दी हो भी जाए तभी उसका साइकिल ज्यादा लंबा होता है नहीं, 7-8 दिन में आपको अच्छा लगने लगेगा वैसे भी, अगर आप दवाई नहीं भी लोगे तब भी, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग विच हैपेंस थ्रू आउट द कंट्री। अभी भी ठंड का मौसम है, ये टाइम पे भी आपको काफी अच्छे से आपको ये वायरस का लाइक इम्पैक्ट आपको पॉपुलेशन में आपको मिलता है देखने के लिए। नाउ जनरली आपके यहाँ पे सिम्टम्स क्या होता है? स्नीजिंग, छींक आना, एक्सेसिव नेजल सिक्रेशन, नेजल सिक्रेशन आपके यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, और ड्राई कफ, ये आपके कॉमन सिम्टम्स आपके हो जाते हैं आपके कॉमन कोल्ड के। और कभी कभी आपको यहाँ पे फीवर भी देखने के लिए आपको मिल जाता है। दैट इज अगेन अ वेरी कॉमन थिंग, राइट। तो याद रखना राइनो वायरस के यू हैव मोर देन 100 स्ट्रेन्स, और बिकॉज यू हैव मोर देन 100 टाइप्स ऑफ राइनो वायरस, तो हमेशा आपके बॉडी के अंदर कोई नया वायरस आ रहा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको कॉमन कोल्ड हो रहा होता है। बट सेम चीज मैं नहीं कहता इन टर्म्स ऑफ अदर डिजीज, बिकॉज वहां पे तो आप जानते हो कौन आने वाला है, तो उसको आप ऐसे ही मारने के लिए आप रेडी रहते हो। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। तो क्या कॉमन कोल्ड आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द कॉमन कोल्ड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। वैसे आप लोग बताइए क्या ट्रीटमेंट लेते हो आप कॉमन कोल्ड की? सर एंटीबायोटिक सर, पीसीएम। एंटीबायोटिक तो नहीं चलेंगे यहाँ पे, देखो वायरस के लिए एंटीबायोटिक नहीं पीसीएम चलेंगे। सर, हाँ, पीसीएम, पीसीएम समझा नहीं बेटी। पैरासिटामोल। ओके, ऑलराइट, सो यू टेक पैरासिटामोल। तो ये पैरासिटामोल जब आप लेते हो तो ये किसके लेते हो? वायरस के लिए लेते हो या अपने सर दर्द के लिए या बुखार के लिए? सर दर्द बुखार के लिए। सर बुखार के लिए ठीक है, सर ठीक। बाकी के लिए तो सिट्राजिन वगैरह लेते हैं। सिट्राजिन होती है। ओहो, सिट्राजिन, क्या बात है, दवाइयों के नाम मालूम है आप लोगों को। और ये सिट्राजिन क्यों लेते हैं, आप ही बता दो क्यों लेते हैं ये? सर एलर्जी वगैरह होती है, एलर्जी वगैरह के लिए लेते हैं सर। एलर्जी वगैरह के लिए। अच्छा, तो एलर्जी के टाइम पे आप सिट्राजिन यहाँ पे लोगे, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। तो जनरली कॉमन कोल्ड होता है, तो जनरली आपको वैसे कुछ लेने की जरूरत नहीं होती। आप अपना लाइक अगर आप अपना गर्म पानी पियो, राइट, एंड या जस्ट मेक श्योर कि आप कुछ ठंडा ना पिए, सो कंडीशंस आपकी बेटर हो जाती है कुछ दिनों के बाद, बिगड़ती नहीं है वो। सो दैट इज समथिंग गोइंग टू बी इनफ फॉर यू, ठीक है। सो हाँ, आप पैरासिटामोल ले सकते हो। जनरली इट इज गोइंग टू बी कंट्रोलिंग द हेडेक या बॉडी पेन अगर आपका हो रहा है, अगर आपका फीवर आ रहा है तो उसमें वो आपकी मदद कर सकता है। बाकी इसने वायरस के साथ कुछ नहीं कहा, आप कुछ भी ले लो, वायरस तो आपका रहेगा वहां पे, वायरस आपका 6 दिन रहेगा वहां पे, फिर चला जाएगा। बट यस, यू कैन टेक सम अदर मेडिसिन, तो आपके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकती है। सो ये चीज आप यहाँ पे करते हो, बिल्कुल सही। सो यहाँ पे आपके सारे डिसऑर्डर यहाँ पे खत्म होते हैं। ये सारे के सारे डिसऑर्डर जो हमने यहाँ पे देखे, ये आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। यू विल फाइंड क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम देम, इनमें से आपके क्वेश्चन बन के आएंगे एंड यू शुड बी एबल टू आंसर देम। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पहले डिसऑर्डर का ही कोई क्वेश्चन उठाते हैं, फिर हम देखते हैं बाकी। सो वैसे इसका आंसर भी आप लोग मुझे बता सकते हो हैंड रेज करके। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 का 16 का। रिडक्शन इन द पीएच ऑफ द ब्लड विल, रिडक्शन इन द पीएच ऑफ द ब्लड विल डू व्हाट, बताइए हैंड रेज करके, हैंड रेज करके। अगर आपके ब्लड के अंदर पीएच कम जाता है तो उसका मतलब क्या होगा, देखते हैं कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आया था यहाँ पे। सो इशिता कुमारी बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। इशिता कुमारी यहाँ पे ऑप्शन सी कह रही है। प्रिया आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। अंशिका, अंशु आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। ऑलराइट, अंशिका, अंशु आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर आपका पीएच चले गया और अगर आपकी एफिनिटी कम हुई हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की, तो उससे क्या होगा? सर हम फास्ट ब्रीथ करेंगे। ठीक है, वो तो आपका हो ही रहा है, बिल्कुल सी बात है। उसके साथ साथ आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फटाफट रिलीज भी करेगा। अगर आपके यहाँ पे एफिनिटी कम हो रही है, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, देन आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जल्द से जल्द आपका रिलीज करेगा। और रिलीज इसलिए ही किया जा रहा है क्योंकि बॉडी के अंदर पीएच आपका कम हो चुका है। तो यस, ऑप्शन सी बनेगा मैंने यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। चलिए एक और क्वेश्चन, रेडी रहिए सब लोग। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एलुलाई ऑफ द लंग इज, जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का लंग्स के अंदर, वो कितना होता है? एलुलाई के जो होता है वो कितना होता है? फटाफट हैंड रेस करके इसका आंसर बताइए। चलिए कर सकते हो बेटा, इतना कोई खास कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं यहाँ पे, बताइए जल्दी। इशिता कुमारी क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन ए।
आपको ये लग रहा है? सलम आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। ओके, आरुषि आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। और कृतिका कौंडल आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आप लोग का यहाँ पे सही आंसर है। याद करिए बेटा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेओलाई कितना था? एल्वेओलाई में कितना था पार्शियल प्रेशर O2 का? याद करिए। 104 जी 104 mmHg। यस, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे ही था, तो ऑब्वियसली आपका ब्लड से ज्यादा होगा। तो बिल्कुल सही ए ऑप्शन है आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो ये सारे वैल्यूज आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ध्यान से करेगा इस क्वेश्चन को। व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 राइजेस, जब CO2 का लेवल बढ़ता है। अब बाकी का क्वेश्चन आप खुद से पढ़ लीजिए बाकी का क्वेश्चन आप खुद से पढ़ लीजिए। अगर CO2 का लेवल यहाँ बढ़ता है तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपका किस डायरेक्शन में मूव करेगा? सो अगेन बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है, एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि काफी लोग इसका आंसर कर पाएंगे। सो इफ यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ CO2 इन द ब्लड देन व्हाट आर द इंपैक्ट्स आई कैन सी ओवर हियर? बताइए मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 1। अंशिका आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन 1। एंड श्रीजल आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन राइट, ऑप्शन 1 आप लोग का यहाँ पे सही आंसर है। इट विल शिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड। अगर आपका CO2 का लेवल बढ़ रहा है, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और अगर आपका pH आपका नीचे जा रहा है, तो इन कंडीशन के अंदर आपको जो कर्व होता है, हमने बहुत बार बताया था आपको ये, इट विल शिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड। ये आपका राइट हैंड साइड शिफ्ट करेगा। अगर मेरा कर्व राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा है तो क्या मेरी P50 की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी? यस सर। यस सर। तो मेरी P50 की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। यस, इट इज गोइंग टू इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है, मेरी P50 की वैल्यू मेरे यहाँ पे इंक्रीज कर जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत सही, ठीक है। चलिए, इन विच कंडीशन, अच्छा एक काम करिए, खुद से पढ़िए, मैं पढ़ूंगा नहीं क्वेश्चन, खुद से पढ़िए एंड देन रेज योर हैंड। खुद से क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा एंड देन अपना हार्ड ट्रेस करके आपको इसका मुझे आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है। प्रिया ने यहाँ पे हैंड रेस कर दिया है, प्रिया ने, मुस्कान ने, बाकी लोग का भी मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ पलक बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन 1। पलक को ऑप्शन 1 लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। मुस्कान आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन 1। ऑलराइट, एंड दीक्षा आपको? ऑप्शन 1। बिल्कुल सही, ऑप्शन 1 आपके यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे आप सबका, आप जानते हो ये चीज को बेटा कि आपका जब pH नीचे जाता है, यही वो टाइम होता है ना। pH देखो, मैंने अभी भी आपको बताया था इस स्लाइड के ऊपर, pH नीचे जा रहा है, CO2 आगे बढ़ रहा है, आगे लाइक इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है। इन सारी कंडीशन के अंदर आपका कर्व हमेशा शिफ्ट होता है ऑन द राइट हैंड साइड। राइट साइड आपका यहाँ पे कर्व शिफ्ट होगा। तो ये इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपका शिफ्ट होगा राइट साइड में फ्रॉम द नॉर्मल कर्व व्हेन देयर इज गोइंग टू डिक्रीज इन द pH। डिक्रीज इन pH का इवन यहाँ पे मतलब होता है कि आपका यहाँ पे H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन आपके यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। एक बार फिर क्वेश्चन नंबर 86, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ड्यूरिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीहीमोग्लोबिन एट द टिश्यू लेवल लिबरेट्स ऑक्सीजन टू द सेल्स बिकॉज इन टिश्यूज। तो आपको पूछा गया कि टिश्यूज में क्या कंडीशन होती है जिसकी वजह से आपको ऑक्सीजन लिबरेट कर दिया जाता है। पूछा यह है आपसे कि टिश्यू के अंदर क्या कंडीशन होती है जिसकी वजह से आपका जो ऑक्सीजन होता है आपका, वो आप रिलीज कर देते हो आपके टिश्यू के अंदर फ्रॉम द ब्लड। सो देखिए क्या आंसर हो सकता है इसका। ये भी कर सकते हो आप लोग, बिल्कुल हो सकता है, कहना पड़ेगा थोड़ा सा। बताइए इशिता कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन 1। इशिता कुमारी यहाँ पे कह रही है ऑप्शन 1, ठीक है। मुस्कान आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन 2। ऑलराइट, ठीक है। देन कृतिका कौंडल आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन 2। आपको 2 लग रहा है। बताइए बेटा, अंशिका आप बताइए। सर ऑप्शन 4। अंशिका आपका आंसर यहाँ पे सही है। लेकिन इन्होंने बेटा पूछा क्या है, समझिए यहाँ पे इन्होंने पूछा क्या यहाँ पे, कि इन्होंने पूछा आपसे कि देखो ड्यूरिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ऑक्सीहीमोग्लोबिन एट द टिश्यू लेवल लिबरेट्स ऑक्सीजन। जब आपको ऑक्सीजन पहुंचता है टिश्यू तक, वो अपना ऑक्सीजन रिलीज कर देता है टू द सेल्स। अब ये क्यों होता है? बिकॉज इन टिश्यूज में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन वहां पे रिलीज किया जाता है? तो याद रखना, टिश्यू में याद करना CO2 का लेवल ज्यादा होता है। आपके जो टिश्यू होते हैं, याद करिएगा हमने बात किया था दैट इनके अंदर यू विल हैव
हाई अमाउंट ऑफ CO2, अमाउंट ऑफ CO2 जो यहाँ पे मिलेगा आपको यहाँ पे ज्यादा होगा, और O2 का लेवल आपका यहाँ पे होता है कम। किसको याद है CO2 का लेवल कितना है टिश्यू के अंदर? किसको याद है? 45 45 mm। 5 हाँ mm जी। Hg, और O2 का कितना था? 40 mm Hg, 40 mm Hg, अच्छी बात है। तो याद रखना ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पे कम रहता है और CO2 का लेवल यहाँ पे ज्यादा रहता है, इसलिए आपका आरबीसी आपके O2 को वहां पे रिलीज कर देगा। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन 4 ओवर हियर बिकम्स अ करेक्ट आंसर, राइट। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये लेवल 2 का क्वेश्चन है। लेट्स सी लेवल 2 का क्वेश्चन आप में से कौन करता है। क्वेश्चन को खुद से पढ़ो, ध्यान से देखो, टेक योर टाइम, टेक योर 30 सेकेंड्स एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। ये लेवल 2 वाला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। सो देखो ध्यान से, ये एक्चुअली एक एग्जाम होती है, काफी अच्छी एग्जाम होती है जो नीट से ज्यादा डिफिकल्ट होती है, उस एग्जाम का ये क्वेश्चन है। देखते हैं आप लोग इसे सॉल्व कर पाते हैं नहीं। देखते हैं कौन एक ही बारी में सॉल्व करता है। क्वेश्चन समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो मेरे से पूछ लिया कि सर क्वेश्चन का मतलब क्या है। हाँ, ये आप मेरे से पूछ सकते हो, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है पूछ लो। बता दूं? सर बता दो। क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे ये है कि ये लोग कह रहे हैं आपसे कि इनमें से कौन सा, इन्होंने यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हुए हैं, ये लोग आपसे पूछे इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से काफी जल्दी डिसोसिएट करेगा। इन चारों में से कौन सा सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे जिसके अंदर आपका ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन काफी जल्दी से आप यहाँ पे डिसोसिएट करेगा। तो टेक योर टाइम एंड देन ट्राई टू टेल मी द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी ने हैंड रेज कर दिया है। ऑलराइट, ओके, शालिनी एंड प्रिया एंड देन निशिता कुमारी। चलिए, ऑलराइट, बताइए पहले प्रिया, आपको क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन ए। शालिनी, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। आरुषि, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। एंड मुस्कान, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। यस, आप सबका आंसर यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही। यस, ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे ग्राफ को फॉलो करना है और इसको यूज करना है, एज अ सिंबल्स को यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आपका टेम्परेचर आपका सबसे ज्यादा आपका होगा, जब आपका कार्बन आपका यहाँ पे ज्यादा होगा, वो टाइम पे आपका ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन से काफी जल्दी आपका डिसोसिएट करेगा। सो दैट इज योर ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो ज्यादा टेम्परेचर है आपके यहाँ पे, CO2 लेवल भी आपके यहाँ पे ज्यादा है, तो ये आपकी बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ये आपकी बेस्ट कंडीशन है जिसके अंदर आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बहुत जल्दी आपका डिसोसिएट करेगा। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस है होते हैं जो एक सेकंड लेवल के होते हैं, थर्ड लेवल के होते हैं, ये उनमें से एक है। ये तब भी चलो ठीक था। आई विल ऑल्सो शेयर विद यू सम ऑफ द अदर क्वेश्चन एज वेल व्हिच आर स्लाइटली मोर डिफिकल्ट बट दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सॉल्व देम। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑप्शन ए, यहाँ पे होने का एज अ करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। नाउ ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। आपका यहाँ पे कर्व लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, बताइए कौन सी कंडीशन में ये लेफ्ट साइड पे आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा। टेक योर टाइम एंड देन ट्राई टू गिव मी अ करेक्ट आंसर। मुस्कान का हैंड रेज हो गया क्या अभी? मुस्कान बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 2। ओ मुस्कान, ऑप्शन 2। मैं होता तो मैं तो ऑप्शन 4 करता। क्या मुस्कान, आप अभी भी ऑप्शन 2 पे जुड़े रहना चाहोगे या 4 पे स्विच करना चाहोगे? सर 2 ही है। ठीक है, देन कौन है हमारे साथ? इशिता कुमारी, आपको क्या लग रहा है क्या आंसर होगा इसका? सर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 बेटा आप लोग का यहाँ पे सही आंसर है। यस, जब आपका टेम्परेचर लो होता है और अगर पीएच आपका हाई होगा, सो व्हेन यू हैव अ लो टेम्परेचर, when you have a low amount of CO2 and when you have a high pH, तो इस कंडीशन के अंदर आपका कर्व होगा शिफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे ये बताइए कि अगर आपका कर्व लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है तो ये टाइम पे P50 की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी? ये सर होगी। यस इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज डिक्रीज होगी जी, डिक्रीज होगी। जब वो राइट साइड पे कर्व शिफ्ट करता है तो आपका इंक्रीज होता है वैल्यू, अगर ये लेफ्ट साइड पे आपका जाएगा देन आपका वैल्यू यहाँ पे आपका डिक्रीज होगा। तो यस, दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट थिंग। बिल्कुल सही बेटा, बहुत बढ़िया, दैट्स अ करेक्ट आंसर, राइट। हाँ, अब ये भी आंसर कर सकते हो बेटा, हैंड रेज करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा बेटा ये तो। इसके आंसर तो आपको सबको देना पड़ेगा फटाफट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए एंड देन क्विकली रेज योर हैंड एंड गिव मी द आंसर ओवर हियर। द रेस्पिरेटरी सेंटर व्हिच कंट्रोल्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन कौन सा होता है? हैंड रेज करो जल्दी से, जल्दी जल्दी हैंड रेज। ना ना ना, इतने बच्चे नहीं, ज्यादा। ऑलराइट, बताइए पलक क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। श्रीजल, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी।
एंड आरुषि आपको? सर ऑप्शन बी। आरुषि अब मुझे बता दीजिए, मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा के अंदर 2 रीजन्स होते हैं, क्या आप उनके नाम बताना चाहोगे? ठीक है, आप में से कोई मुझे उन 2 रीजन्स का नाम बताना चाहेगा? कोई भी अनम्यूट करके यस सर। बोलिए। Yes, sir. Dorsal respiratory group और ventricular respiratory group. बहुत बढ़िया, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड योर वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, बिल्कुल सही, ठीक है, बढ़िया है। ऑप्शन भी आपका सही आंसर बेटा, बहुत सही, राइट, दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। यस, देन ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन थॉरली एंड देन यू हैव टू आंसर दिस। तो एकदम इसमें जल्दबाजी मत करिएगा, पढ़ लीजिए आराम से, टेक योर टाइम एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। आप समझ जाओगे, इसका आंसर आप निकाल पाओगे, ठीक है? So take your time and then try to answer this. वीजिंग का मतलब मैं समझाता हूँ, वीजिंग का मतलब यहाँ पे समझाता हूँ। वीजिंग का मतलब यहाँ पे होता है कि जब आप सांस ले रहे हो या अगर आप सांस छोड़ रहे हो तो आपका जैसे आप विसल करते हो ना, वैसे आवाज आ रही है। जैसे आप सांस छोड़ रहे हो, सांस ले रहे हो तो टाइम पे आप ऐसा लग रहा है कि आप कोई विसल कर रहे हो, वैसी आवाज आती है, तो उसे हम कहते हैं वीजिंग, राइट? सो उसके बेसिस पे आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। आपके सामने कुछ की टर्म्स वहां पे लिखे हुए उन लोगों ने, एंड यू कैन टेल मी व्हाट कैन बी द पॉसिबल ऑप्शन ओवर हियर। बताइए साक्षी नायक, बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। बेनिंग ग्रोथ आप ये कह रहे हो, ऑफ म्यूकस लाइनिंग, ठीक है, ये आप कह रहे हो। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ साक्षी की ऑप्शन बी का मतलब यहाँ पे क्या, बेनिंग ग्रोथ मतलब यहाँ पे आपका ये बेनिंग मतलब इट इज वन टाइप ऑफ ट्यूमर फॉर्मेशन, इट इज वन टाइप ऑफ, ये आपको मालूम है क्योंकि ये 12th में आता है, तो आपकी गलती नहीं है इसमें, इट इज वन टाइप ऑफ ट्यूमर फॉर्मेशन। ये होता है एक्चुअली ट्यूमर फॉर्मेशन आपका हो रहा होता है यहाँ पे, बेनिंग ग्रोथ मतलब ट्यूमर फॉर्मेशन। सो ऑप्शन बी इसलिए आपका यहाँ पे हो नहीं सकता, बिकॉज एलर्जेंस का ऐसे आपका ट्यूमर फॉर्मेशन जनरली आपका नहीं होता, ठीक है? तो इसलिए मैं बताऊंगा ऑप्शन बी आपके यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ये तो बात तो मैंने आपको ही बता दी, ठीक है? मुस्कान आपको क्या लग रहा है? मुस्कान आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आप ऑप्शन सी कह रहे हो यहाँ पे, ठीक है। देन सोहिन आपको क्या लग रहा है? सर इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। बिल्कुल सही, आप लोग का जितने भी लोग यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ सहमत हैं उनका आंसर यहाँ पे सही है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल इज अ वेरी कॉमन थिंग यू फाइंड हैपनिंग अर्बन सेटअप के अंदर। तो जनरली आपके कोई एलर्जन हो गए, पॉल्यूटेंट्स वगैरह आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर ये आते हैं, तो उसके वजह से जो आपको सबसे कॉमन चीज आपको होते हुए मिलेगी वहां पे आपकी, दैट इज योर इन्फ्लेमेशन ऑफ योर ब्रोंकाई एंड योर ब्रोंक्यूल्स। याद रखना, रिडक्शन इन द सिक्रेशन ऑफ द सर्फेक्टेंट बाय निमोसाइट्स, निमोसाइट्स मतलब आपके एल्वेओलाई, निमोसाइट्स आर नथिंग बट माय एल्वियोलाई, इनका एक और नाम है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता, दैट इज नॉट अ ट्रू थिंग। और फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन भी आपका एलर्जन की वजह से स्पेशली आपका नहीं होता, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर, ठीक है? तो कभी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को एंड ट्राई टू कम अप विद द करेक्ट आंसर, ठीक है? नाउ दिस वन, ध्यान से देखिए इसे, which of the following option correctly represent the lung condition in the asthma and emphysema respectively? इनमें से कौन सी कंडीशन सबसे बढ़िया डिस्क्राइब कर रही है आपका अस्थमा वाली कंडीशन और आपका एम्फिसेमा वाली कंडीशन? ध्यान से देखिए, टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर। कृतिका कौंडल, कर लिया आपने ये क्वेश्चन? नहीं किया, ठीक है, ऑलराइट, काफी लोगों ने हैंड रेज किया है। आई एम स्टिल गिविंग यू 5 more seconds, बाकी लोग भी पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। अस्थमा एंड एम्फिसेमा, ऑलराइट, ठीक है, बताइए सलम क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। सलम यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहे हैं, ठीक है। मुस्कान आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। ओ, आपको भी यही लग रहा है। अंशिका आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, विल टेक वन मोर आंसर। कौन बताएगा मुझे? लेट्स से पलक, आप बताइए क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। पलक एक्सप्लेन कर लीजिए, आपने यहाँ पे ऑप्शन ए क्यों बोला? क्या हो गया सडनली? एक्सप्लेन तो करना है आपको और कुछ नहीं करना, बोलिए बेटा। सर अस्थमा में जब कोई बैक्टीरिया
हमारे अंदर चला जाता है एलर्जन ब्रीथ करते समय। हाँ एलर्जन। एलर्जन जब हम ब्रीथ करते हैं तो वो हमारे लंग्स में चला जाता है और जब म्यूकस जो बनता है वो। हाँ ठीक है बेटा, आपकी बात में समझ रहा हूँ। अगर अस्थमा आपको होता है, अटैक आता है, तो आपका बेसिकली एलर्जन आता है, उसकी वजह से आपके ब्रोंकियोल्स के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स का, आपका म्यूकस फॉर्मेशन आपका वहां पे होगा। तो यस आई कैन से दैट इन्फ्लेशन ऑफ ब्रोंका इज अ राइट थिंग, ठीक है। और एम्फिसिमा के लिए अगर आप यहाँ पे कह रहे हो इट डिक्रीज द रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, दैट्स आल्सो राइट थिंग, क्योंकि हमने देखा है एम्फिसिमा के अंदर आपके जो एलुलाई होते हैं, आपके जो एलुलाई होते हैं उनके अंदर सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। सो देयर विल बी रिडक्शन इन द सरफेस एरिया, इनके अंदर आपको मिलेगा, आपको होते हुए आपको रिडक्शन ऑफ सरफेस एरिया। तो यस आपका यहाँ पे सबका आंसर यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। तो पहला जो यहाँ पे स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पे दैट इज फॉर द अस्थमा, और दूसरी स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे फॉर डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस इज फॉर माय एम्फिसेमा। तो यस ये मेरा यहाँ पे सही आंसर बन जाता है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, राइट। ठीक है चलिए नाउ, अगर आपकी बॉडी के अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, तो आपकी ब्रीदिंग कैसे हो जाएगी? फटाफट हैंड रेस करके बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर। बताइए प्रिया क्या होगा इसका आंसर? ब्रीदिंग बढ़ गई, अगर CO2 लेवल बढ़ गया तो क्या हो गया आपकी ब्रीदिंग के साथ आपका, व्हाट विल हैपन? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कह रहे हो आप। इशिता कुमारी आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है। योर ब्रीदिंग बिकम्स फास्टर, काफी फटाफट आप ब्रीथ करना चालू करते हो और डीपर, ये आपका होने लगता है अगर आपका CO2 का लेवल आपके बॉडी के अंदर आपका बढ़ जाएगा तो। योर ब्रीदिंग इज गोइंग टू बिकम फास्टर एंड डीपर, सो दैट इज हाउ द ब्रीदिंग इज गोइंग टू बी। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। देन इनमें से कौन सा आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है? 41 हैंड रेस करिए। कृतिका जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? कृतिका या कशिश कोई भी बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप दोनों की स्कूल से बताइए। ABCD बोलिए बेटा क्या होगा इसका आंसर? सर सिलिकोसिस। आप सिलिकोसिस कह रहे हो, ठीक है। आई टेक वन मोर आंसर नाउ। अंशिका, अंशु आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। बेटा सिलिकोसिस के अलावा एक और कंडीशन हमने देखी थी, उसका नाम क्या था? सर एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस, बिल्कुल सी बात है आपके यहाँ पे। और दोनों कंडीशन होती है कौन से इंडस्ट्री में काम करने की वजह से? सर माइनिंग इंडस्ट्री। बिल्कुल सी बात है। सो यस ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, यस वेरी गुड, राइट। ध्यान से करिएगा, एक और क्वेश्चन है आपका डिसऑर्डर का, टेक योर टाइम, खुद से पढ़िए और खुद से आंसर करिए, मैं ये क्वेश्चन को पढ़ूंगा नहीं। फटाफट कौन इसका आंसर देगा? सोहिन हैज ऑलरेडी रेज्ड हर हैंड। ऑप्शन डी। सोहिन यहाँ पे क्या कह रहे बेटा, वापस बोलना। चलिए मैं अपना पहले यहाँ पे आंसर मार्क कर देता हूँ, मेरे हिसाब से मेरा आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। आप लोग बताइए आपका क्या आंसर है, बताइए। दीक्षा आपका क्या आंसर होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी। सोहिन आपका क्या आंसर हो रहा है यहाँ पे? सर ऑप्शन डी। एंड आई टेक वन मोर आंसर। मुस्कान, मुस्कान नहीं है क्या यहाँ पे? नो नो मुस्कान है। ऑलराइट मुस्कान बताइए आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। मुस्कान क्या करता है मेरा मास्ट सेल, आप बता सकते हो? व्हाट द मास्ट सेल इज गोइंग टू रिलीज? सर हिस्टामाइन। वेरी गुड, मास्ट सेल आपके यहाँ पे हिस्टामाइन रिलीज करेगा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, यस। एंड इसके जैसे आपका फिर रिएक्शन आपके यहाँ पे चालू होता है, बिल्कुल से बेटा। ऑप्शन डी मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, दिस बिकम्स माय करेक्ट आंसर ओवर हियर, बहुत सही, बिल्कुल सही, राइट। ये भी आप कर सकते हो, ये भी आप यहाँ पे किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। 2015 का ये क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन है बट स्टिल रेलेवेंट क्वेश्चन है। खुद से पढ़िए और इसे आंसर करिए, रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड ट्राई टू आंसर दिस। बताइए सलम क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। सलम यहाँ पे ऑप्शन डी कह रहे हैं। सलम अगर मैं बोलूं कि मेरा आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा तो क्या आप आंसर अपना चेंज करोगे? नो सर। ऑलराइट ठीक है, एक और आंसर यहाँ पे लेते हैं। इशिता कुमारी क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। राइट बेटा, एम्फिसेमा इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर ओवर हियर। यहाँ पे ये लिखा हुआ इन लोगों ने, नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एलुलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व्ड इन गैस एक्सचेंज इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। एलुलाई के अंदर सरफेस एरिया आपके यहाँ पे कम हो रहा है और ये आपको एम्फिसेमा के अंदर ही होते हुए आपको मिलता है। सो ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर, राइट। तो डिसऑर्डर रिलेटेड अब जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम के अंदर तो आपको संभालने आने चाहिए, यू शुड बी एबल टू सॉल्व देम नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क यू, ठीक है। आई होप डिसऑर्डर आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं। याद रखना आज भी हमने कुछ डिसऑर्डर पढ़े हैं,
वी हैव आल्सो गॉन थ्रू कपल ऑफ डिसऑर्डर, ये तो मैं बाद में बताऊंगा आपको यहाँ पे। इसका आंसर क्या हो सकता है? 30 का आंसर क्या हो सकता है यहाँ पे? हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ व्हाट? हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ व्हाट? इशिता कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। मुझे बताइए हीमोग्लोबिन के अंदर आपका कितने बाइंडिंग साइट्स होते हैं जहां पे ऑक्सीजन बैठ सकते हैं? सो हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन कैन कैरी? बताइए इशिता, बोलिए। सर इतना नहीं 14 सोचना बेटा, इतना तो नहीं सोचना। बताइए, वापस बोलिए, कितने कैरी करते हैं? 14 14 तो ज्यादा हो गया बेटा, इतने लोग ज्यादा हो गए। दीक्षा बताइए, कितने एक हीमोग्लोबिन कितने कैरी करेगा? 4 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कैरी किए जाएंगे बाय सिंगल हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किससे बना हुआ होता है? 2 चीजें होती है हीमोग्लोबिन के अंदर, वो 2 चीजें क्या होती है? बताइए दीक्षा। ग्लोबिन एंड हीम एंड ग्लोबिन। राइट, ग्लोबिन एंड द हिम पार्ट। ग्लोबिन एंड द हिम पार्ट, ये 2 से बना हुआ होता है मेरा यहाँ पे हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन मेरा प्रोटीन होता है और हिम इज गोइंग टू बी लाइक यूनिट जहां पे आपका आयरन मॉलिक्यूल लगा हुआ होता है। ठीक है, यू विल हैव आयरन मॉलिक्यूल इज बीन अटैच्ड ओवर हियर, राइट? सो यस, ये आपको यहाँ पे याद रखना है सबको, राइट? सो दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। तो याद रखना, आज हमने 2 कंडीशन हमने पढ़ी है हमारी, उसके साथ साथ हमने हमारे कई सारे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि नीट में किस टाइप के क्वेश्चन बन के आते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक बात आप यहाँ पे सब लोग याद रखिए कि आज की कंडीशन में हमने देखा था ट्यूबरक्लोसिस एंड योर कॉमन कोल्ड। आप मुझे बताइए इन दोनों में से किसके अंदर मुझे एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ेगी? ट्यूबरक्लोसिस। बिल्कुल सही। अब मुझे बताइए ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट जनरली कितने टाइम के लिए चलता है? 6 to 9 months। बहुत सही। और अगर मैंने ट्रीटमेंट बीच में बंद कर दिया तो क्या हो सकता है? बैक्टीरिया रेजिस्टेंट कर देगा। राइट, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट कर जाएगा टू द एंटीबायोटिक्स और उसके बाद वो और स्ट्रांग हो जाएगा और फिर उसके बाद उसे खत्म करने के लिए मुझे और ज्यादा हायर डोज का मुझे मेडिसिन वहां पे लेना पड़ेगा। सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग बाय एनी मींस, राइट? मुझे राइनो वायरस के कितने स्ट्रेन मिलते हैं वर्ल्ड में? More than 100। हाँ जी, स्ट्रेन मुझे मिल जाते हैं राइनो वायरस के, उसी बात है। क्या कॉमन कोल्ड या क्या राइनो वायरस मेरे लंग्स को अफेक्ट करता है? No sir। राइट, इट इज ओनली गोइंग टू अफेक्ट माय अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बिल्कुल सही, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन बेटा। आज की क्लास में हमने ये सारी चीजें की। आज की क्लास का मेन लाइक कंटेंट ये था कि हमने एक तो हमारे डिसऑर्डर खत्म कर लिया है, उसके अलावा हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए और ये सारे आपके पीवाईक्यूज थे। सो नाउ यू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क यू, किस टाइप के क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को यहाँ पे डील कर पा रहे हो देन श्योरली एग्जाम के अंदर भी आप उन्हें अच्छे से आप डील कर पाओगे, ठीक है? अब इस चैप्टर में आपकी आखिरी चीज जो रहती है दैट इज माय रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, जो हम कल के क्लास में करेंगे, खत्म करेंगे। एंड उसके भी जो पीवाईक्यूज थे वो भी हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर यहाँ पे कोई चीज है जो आपको समझ नहीं आई है देन प्लीज आप अपने क्वेश्चन या क्वेरी आप पूछ सकते हो। अगर आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है और समझ आ चुकी है देन इट्स अ गुड थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड सेकंड थिंग, इन दैट केस यू कैन लीव द क्लास। हम लोग वापस मिलेंगे कल सेम टाइम पे, ठीक है? सो चलिए देन, विल कैच यू अगेन टुमारो एट द सेम टाइम। चलो, Thank you sir। Good night sir। बाय एवरीवन, बाय। सर बाय। बाय सर, गुड नाइट सर। चलो। मुझे क्वेश्चन